नमस्कार। ज्ञान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की जो आपकी पुस्तक है कृतिका सेकिव उसका अध्ययन कर रहे हैं और आज हमारा अध्याय है नंबर 4 माटी वाली और इसके लेखक हैं विद्यासागर नोटिया। तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देखते हैं और बाद में देखेंगे इसकी जो माटी वाली की कहानी है उसका कैसा जीवन है, किस प्रकार वो जीवन के साथ संघर्ष करती है, ये सारी बातें हमें यहाँ पढ़ने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम इनका जन्म देखें तो जन्म होता है 29 सितंबर 1933 ईस्वी, ठीक है। और स्थान होता कहाँ है, मालीदेवी गांव टिहरीगढ़ गढ़वाल उत्तराखंड के अंदर इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम नारायण नोटिवाल था और माता का नाम रत्ना नोटिवाल था। शिक्षा देखें हम तो इन्होंने एमए कर रखा था अंग्रेजी से और एलएलबी भी इन्होंने की कर रखी थी। और इनकी मुख्य हम रचनाएं देखें तो उत्तर गया है, सूरज सत्ता है, यमुना में बाकी बेटे, टिहरी की कहानी, सूची और आदि इनकी मुख्य रचनाएं हैं। पुरस्कारों की हम बात करें तो पुरस्कारों में ये पहला पुरस्कार मान लीजिए इफ्को साहित्य सम्मान, दूसरा है पहेल सम्मान और तीसरा है श्री लाल शुक्ल सम्मान। ये इनको पुरस्कारों में प्राप्त हुआ। आगे हम इनका निधन देखें तो इनका निधन होता है 28 फरवरी 2012 ईस्वी के अंदर। तो ये तो था हमारे विद्यासागर जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब इन्हीं की हम कहानी के रूप में पढ़ते हैं माटी वाली। तो ये एक उसे महिला की कहानी है जो अपने पति और अपना किस प्रकार जीवन चलाती है या भरण पोषण करती है गांव में माटी बेचकर। मिट्टी जानते होंगे वो क्यों बेचती है, क्या कारण है, गांव में मिट्टी उपलब्ध क्यों नहीं है, ये सारी बातें हमें पढ़ने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं माटी वाली। शेर के सेमेल का तड़प मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर के कोने में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचा उतारा और माटी से भरा एक कंटर, जो माटी जिसमें डाली जाती है उस पात्र को बोलते हैं कंटर। माटी वाली टिहरी शेर के शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे मैं न जानती हो या जहाँ उसे न जानता हो। मतलब ये जो माटी वाली है वो प्रत्येक घर में जा जाकर माटी बेचती है। तो क्या ऐसा कोई टिहरी शेर, ये शेर का नाम है जहाँ इनका जन्म स्थान है, तो टिहरी शेर में ऐसा कोई घर नहीं है या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ इस माटी वाली को कोई जानता नहीं है या माटी वाली किसी को नहीं पहचानती। घर के कुल निवासी वर्षों से वहां रहते आ रहे हैं, किराएदार उनके बच्चे तलक घर घर लाल मिट्टी देते रहने से उसे काम को करने वाली ये अकेली है जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मतलब प्रत्येक घर में कौन कितने सदस्य है, कितने वर्षों से कोई यहाँ रह रहा है, ये सारी जानकारी माटी वाली पास रखती है। और माटी वाली के समान कोई भी दूसरा प्रतिद्वंदी ऐसा नहीं है जो इस प्रकार की माटी घर जा जाकर बेची हो या बेचा करता है। टिहरी शेर के कई घरों में चूल्हों का जलना तक मुमकिन बहुत मुश्किल हो गया। वे न रहे तो लोग उनके समान रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई की समस्या पैदा हो जाएगी। जो कच्चे घर हैं या कच्चे चूल्हे हैं उनकी लिपाई पुताई करके ही खाना बनाया जाता है। कहीं अगर माटी वाली नियमित समय पर या अपना कार्य ये छोड़ दे, मतलब करे नहीं, तो कभी कभी ऐसी मुश्किल आ जाती है घर का चूल्हा भी नहीं जलता है क्योंकि उसकी लिपाई पुताई माटी बगैर नहीं होती है। और ये चूल्हे चौकों को लेपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल माटी की जरूरत पड़ती है। मकान भी कच्चे हैं और कच्चे मकान को लिपाई पुताई करनी पड़ती है जिसमें ये लाल मिट्टी डालकर और गोबर डालकर उसकी पुताई की जाती है। तो कहते हैं कि लाल मिट्टी बगैर ये भी कार्य संभव नहीं होगा। आगे है शेर के अंदर वही माटा खाना नहीं है, मतलब वो जो टिहरी शेर है वहाँ पर कोई भी इस प्रकार का मिट्टी का स्थान नहीं है जिसमें वो मिट्टी प्राप्ति कर सके। तो मिट्टी खाना नहीं है। वो भागीरथी और भीलगना दो नदियों के तट पर बने हुए शेर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि चूल्हे की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। ये जो आपका टिहरी शेर है वो कहाँ स्थित है, भागीरथी और भीलगना दो नदियां हैं उनके बीच में, तो उनकी मिट्टी काफी रेतीली है।
माटी वाली के लिए ग्राहक बन जाते हैं और घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटेकट की एक हरिजन गुड़िया माटी वाली है। ये गुड़िया के पीछे दिया है। तो अगर मान लीजिए कोई पुराना घर पड़ा है, उसमें कोई नया किराएदार आया है, तो किराएदार को ही माटी वाली परिचित हो जाती है और उसको भी माटी दे जाती है। कहने का तात्पर्य प्रत्येक घर में, टिहरी के प्रत्येक घर में ये माटी वाली अपनी माटी उपलब्ध कराती है। और ये कैसी है? नाटेकट के मतलब छोटे कद की है और एक जाति से हरिजन है और इसलिए इसको माटी वाली महिला भी कहा जाता है। यह माटी वाली महिला के नाम से ये प्रसिद्ध है और काफी बूढ़ी भी। अभी शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। मतलब ये माटी वाली से ही जान पहचान है और जिस बर्तन में वो माटी लाती है उसको भी मतलब कंटर बोलते हैं। उसको जो व्यक्ति हैं गांव वाले वो अच्छी तरह उसको पहचान लेते हैं। मान लीजिए माटी वाला का कंटर कहीं पड़ा है, वो पास में नहीं है, तो गांव वाले ये पहचान कर बता सकते हैं कि ये उस माटी वाले का कंटर है, मतलब उसको भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़ों को मोड़कर बनाया गया एक गोल बिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी के चुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। मतलब उसकी बनावट के बारे में बताया है। बनावट ऊपर कपड़े से, लाल कपड़े से वो उस प्रकार बना हुआ है ताकि माटी बाहर ना गिरे। उसके ऊपर किसी ने कभी भी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में आने से पहले वे उसके ऊपर ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है और कंटर के ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी होती है। मतलब उसका ऊपर का ढक्कन इसलिए निकाल देती है ताकि उसमें मिट्टी आसानी से भरी जा सके और आसानी से वापस निकाली भी जा सके। इसलिए जो माटी वाली है वो कंटर का ढक्कन नहीं रखती। इस कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी बच्ची कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। एक पास के घर में से एक लड़की छोटी बच्ची आती है जिसका नाम है कामिनी और माटी वाली के पास आकर खड़ी हो जाती है। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आना। माटी वाली को बुलाने के लिए आई है, कह रही है कि मेरी माँ ने कहा है कि हमारे यहाँ भी आना, अभी आती हूँ। माटी वाली बोलती है। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन में एक कोने में उड़ेल देने को कहा। जहाँ लड़की बुलाने के लिए आई है वहाँ माटी वाली गई है और माटी वाली को उस घर की मालकिन ने उसने उस कंटर को एक तरफ कोने में खाली करने के लिए बोला है। उड़ेलना मतलब खाली करना। तू बहुत ही भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर, भाग्यवान आया खाते वक्त है। वो मालकिन कह रही तो बड़ी भाग्यवान है, टाइम का मतलब समय, कि चाय के समय पर आई है और हमारे घर भाग्यवान आया खाते वक्त है, मतलब आते रहते हैं, भी आई है चाय पीते जा। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वे फिर अपनी रसोई में घुस गई। उसको खाने के लिए रोटियां भी दी। वापिस काम में लगी है मालकिन। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि उसका ज्यादातर समय या अधिकतर समय अपने कार्य में व्यस्त हो जाता था। तो ये नहीं सोचती थी कि मेरा क्या भाग्य, मिट्टी बेचती हूँ या प्रत्येक घर घर घूमकर ये कार्य करती हूँ। तो इस प्रकार की बातें सोचने का समय माटी वाली के पास से नहीं था। घर की मालकिन अंदर आते ही माटी वाली के इधर उधर तेज निगाह दौड़ाई। हाँ, उस वक्त अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोटों को हड़बड़ी से एक झटके से खोला और उसे सीधा कर लिया। फिर एक खराब खुल जाने के बाद एक पुरानी चादर से एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकटे हुआ। वो मालकिन रसोई में थी तो पीछे से वो उसके पास जो कपड़ा था उसको खोल रही है और हड़बड़ाहट में भी है काफी, और खोल कर उसे एक पुराना कपड़ा प्रकटे होता मतलब निकलता है। मालकिन के बाहर आंगन से निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियां में से एक रोटी को मोड़कर उसके कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी थी। जो मालकिन ने 2 रोटी उसको खाने के लिए दी थी तो एक रोटी बचाकर उसने अपने एक कपड़े की गांठ में बांध ली है, क्योंकि उसका जो पति है वो घर पे बीमार है, उसके लिए लेकर जा रही है। अपने मुंह को यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी और घर की मालकिन पित्तल की एक गिलास में चाय लेकर रोटी तो उसे वे गिलास बुढ़िया के पास
माटी वाली ने खुले कपड़े से एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में हो गया। गिलास पीतल का है, चाय अंदर गर्म है, इसलिए काफी गर्म हो गया है, तो अपने कपड़े से उसको अच्छी तरह गिलास को पकड़ रही है। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने अंदर रखी चाय गर्म को ठंडा करने के लिए शुरू करके उस पर लंबी लंबी फूंक मारी। सभी जानते हैं चाय गर्म तो उस प्रकार ठंडी की जाती है, इसी प्रकार ये भी माटी वाली भी गर्म चाय को पहले शुरू करके ठंडा कर रही है। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुगड़ने लगी, मतलब चाय रोटी के साथ चाय को पी रही है। चाय का बहुत अच्छा साग हो जाता है। टुकराइन साग का मतलब सब्जी, जैसे सब्जी और रोटी हम मिलाकर खाते हैं, उसी प्रकार ये माटी वाली कह रही है उस मार्ग से टुकराइन कह रही है कि चाय है वो एक साग का उपयोग हो रहा है या साग का काम कर रही है। भूख तो अपने में एक साग होती है प्रिया, भूख मिट्टी या भोजन, ये टुकराइन कह रही है कि ये एक भूख है, भूख में सब कुछ अच्छा लगता है, तो एक कहावत बताइए भूख मिट्टी या भोजन। अगर अच्छी प्रकार की भूख लगी हो तो हम जो चीज मिलती है वो भी सबसे अच्छी या बहुत बढ़िया लगती है, इसीलिए कहावत की जाती है भूख मिट्टी या भोजन। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी के घर अब नहीं मिल सकते ये गिलास। माटी वाली कह रही है टुकराइन से कि आपने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, जो हमारे पूर्वज थे उनकी ये धरोहर है और तुमने धरोहर को इस प्रकार संभाल कर रखा है। बहुत अच्छी बात है, मैं काफी घरों में जाती हूँ और घरों में इस प्रकार के गिलास देखने को नहीं मिलते। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए, पुरखों की घाटी कमाई मतलब खरी कमाई के हासिल की चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मार्केट टुकराइन के लिए कि हमारे पूर्वजों की घाटी कमाई की मतलब मेहनत की कमाई की ये जो धरोहर रखी हुई है विरासत के रूप में हमें प्राप्त हुई है, मेरा मन नहीं मानता कि उनको हम कुछ पैसों के लिए बेच दें। मतलब अच्छी सोच है हमारे पूर्वजों की, जो हमें धरोहर के रूप में जो भी हमारे पास वस्तु है उनको हम उनकी याद के रूप में संजो कर रख रहे हैं। क्या मालूम ऐसी तंगी के दिन में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज रखने की बजाय मन मशोर करे, दो पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होगी। ये सोच रही है कि उस समय पैसों की काफी तंगी रहती थी और हो सकता है कितने ही भी अपने मन को मशोर कर मतलब मन को मार कर एक दो पैसे जोड़कर इतनी मुश्किल से हो सकता है ये वस्तुएं खरीदी होगी और हम कुछ पैसों के लिए इनको बेचते हैं, तो ऐसा मेरा मन नहीं मानता। ये तमाम चीजें उनकी हमारे लोगों की नजर में बस कोई कीमत नहीं रह गई है। मतलब कहते हैं कि काफी के दिलों में यही रहता है कि पुरानी वस्तु है, क्या काम की इसको बेच दिया जाए। ये इस प्रकार की उन पुरानी धरोहर या पुरानी विरासत के हमारे मन में कोई इज्जत नहीं रह गई है। ये टुकराइन बता रही है नॉर्मल बात सी। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो, जरा दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। मतलब पीतल बहुत ही महंगा है, अगर हम पीतल की नई वस्तु खरीदें तो काफी कीमत देकर उस वस्तु को खरीदना पड़ेगा। इसीलिए कह रही है कि ये काफी कीमतवान वस्तु है लेकिन हम इसे काफी सस्ते में बेच रहे हैं। और ये व्यापारी हमारे घरों में हराम के भाव इकट्ठे करते रहते हैं और तमाम बर्तन भांडे से बर्तन गायब हो गए सब घरों। मतलब कहते हैं मामूली वस्तुएं देकर या मामूली पैसे देकर हमारे व्यापारी है जो घर घूमते हैं वो हमसे लेकर चले जाते हैं और हम उनको पुरानी वस्तु समझकर या उपयोग में नहीं आ रही, क्योंकि आजकल तांबे कांसे पीतल के बर्तन हैं घरों में बहुत ही कम उपयोग में लिए जाते हैं। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे इसी में खाना बनाते और इन्हीं में ही खाया करते थे, तभी उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था। लेकिन आजकल न्यू जनरेशन के कारण न्यू बर्तन जैसे स्टील है, एल्यूमिनियम है, ऐसी वस्तुओं का उपयोग हम ज़्यादा करने लगे हैं जिसमें हमारा स्वास्थ्य को काफ़ी नुकसान होता है। तो ये आप इसमें लोगों चर्चा कर रही है। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग, सब जिनके घर में जाओ वहाँ तो या तो स्टील के भांडे दिखाई पड़ते हैं या फिर कांच की चीनी मिट्टी के। माटी वाली कह रही मैं काफ़ी घरों में जाती हूँ और देखती हूँ कि वहाँ इस प्रकार के बर्तन वगैरह दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि आजकल या तो स्टील देख लीजिए या कांच देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीनी माटी के बर्तन उपयोग में लेते हैं। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर के छोड़कर हम
देखा, उसका पति है उसके बारे में कह रही, जैसे ये अपना कार्य काम करते हैं, मतलब पार्टी पार्टी बेच कर घर पे जाती है, तो वो बूढ़ा उनको कातर ढंग से देखता है, कभी ये खाना बनाया रहता है, हमने देखा तो ये लगभग रोटियां मतलब आज 3 रोटी बचाकर बूढ़े को देती है, तो बूढ़ा उन 3 रोटियों को देखकर बड़ा ही खुश होता है, उसका चेहरा खिल जाता है, उसको खाने को जो चीज वो मिले गई। साथ में ऐसा भी वो देगी साग तो कुछ भी नहीं है, और तब उसके जवाब सुनाई देगा भूख मिट्टी या भोजन, अब ये साग वगैरह कुछ है नहीं, साथ में केवल रोटियां ही है, तो उनको वो देती है कि साग नहीं है, भूख मिट्टा है, भूख मिट्टी है या भोजन, मतलब अगर भूख लगी है तो ये रोटियां भी आपको बड़ी स्वादिष्ट लगेगी। उसका गांव शहर के इतने पास नहीं है कि जितना भी तेज से लोग मिले घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग जाता है, ये जहाँ मिट्टी बेचने के लिए गांव में जाती है, पास में जाती है, काफी दूरी पर है, कितना भी तेज होना चलो 1 घंटा तो अवश्य ही लग जाता है। रोज सुबह निकल जाती है और अपने घर के पूरा दिन माटा खाने में, मिट्टी खोदने और विभिन्न स्थानों पर फैले घरों तक उसे ढूंढने में बीत जाता है। पहली मिट्टी खाने से मिट्टी खोदकर कंटर में भरकर फिर प्रत्येक घर जाकर ये बेच आती है, उसमें उसको पूरा दिन समाप्त हो जाता है। फिर विभिन्न स्थानों में पहुंचने पर रात गिरने लगती है, मतलब इतना समय लगता है पूरा दिन, और अंधेरा होने पर ये घर पहुंच पाती है। उसके पास अपना कोई खेत या जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है, झोंपड़ी जिसमें गुजारा करती गांव के ठाकुर की जमीन पर खड़ी है, जिसकी जमीन पर रहने की एवज उसे भले आदमी के घर पर भी माटी वाले को कई तरह के कामों की बेकार करनी पड़ती है। उनका खुद का कोई खेत वगैरह नहीं है, ना ही खुद की कोई जमीन है जहाँ ये घर वगैरह बना सके या रह सके। एक छोटा सा झोंपड़ा है, वो भी एक ठाकुर का दिया हुआ है, तो उसके एवज में, उसके बदले में उससे उसको माटी पहुंचानी होती है और उनके घर के काम भी करने पड़ते हैं। मतलब इनकी स्थिति है वो काफी आर्थिक स्थिति खराब बताई जा रही है। नहीं, आज वे एक गठरी में बदल गई, उसके बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी, माटी वाली ने वह आमदनी में से 1 पाव प्याज खरीद लिया और प्याज को कूट कर उसमें तल लेगी और बूढ़े को पहले रोटियां दे दिखाएगी नहीं साग तैयार करते हैं कोशिश यही, वो सोच रही है कि रोज रोज से अपने पति के बारे में सोच रही है, रोज रोज उसको मैं केवल रोटियां देती हूँ, तो आज कुछ पैसे बचाकर उसमें से प्याज खरीद लूंगी और प्याज को घर जाकर भून कर उसको दे दूंगी, पहले सब्जी बनाऊंगी फिर उनको रोटियां रोसूंगी। ये बातें सारी कौन सोच रही है? वो माटी वाली सोचे जा रही है। ये उसने 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, 2 रोटी खाएगा हद से हद 1 उससे ज्यादा नहीं बचता, बाकी बची रोटियों को माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है,